टॉपिक हम लोग का प्लेन स्टार्ट होगा, यानी समतल। तो समतल की इक्वेशन शुरू करने से पहले लिखते हैं, प्लेन शुरू करने से पहले पहला फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, समतल का व्यापक समीकरण। ये है हम लोग का समतल, और इस समतल की इक्वेशन जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और हम लोग को ध्यान रखनी है कि ये जो ए बी सी है, ए बी सी, इस ए बी सी को हम लोग ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, यानी कि दिक् अनुपात। अब दूसरी बात ये है कि हमको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्लेन में डायरेक्शन रेशियो कैसे दिखते हैं। देखो, लाइन में हमने पढ़ा कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो लाइन के पैरेलल रहते हैं, और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो जो होता है प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि समतल का दिक् अनुपात जो होगा वो समतल पर अभिलंब होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समतल के दिक् अनुपात सदैव समतल पर अभिलंब होते हैं। अभिलंब कोई बोल दे या उसके ऊपर समतल पर लंबवत बोल दे, एक ही मतलब होगा। अब इसके अंदर एक खास बात और आती है कि जैसे किसी ने हमसे पूछा कि इस समतल की इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन में, यहाँ पे कितने कांस्टेंट नंबर हैं। अब जैसे यहाँ पे अचर पदों की संख्या कितनी, तो ए बी सी डी बोला जा रहा है, जो कि गलत है। हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि किसी भी इक्वेशन में जितने चर होंगे, यानी जितने वेरिएबल होंगे, उसके अंदर उतने ही कांस्टेंट होते हैं। जैसे ये 4 दिख रहे हैं ए बी सी डी, ऐसा नहीं है। देखो, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर माइनस डी, या फिर इसी बात को अगर लिखना चाहूँ तो माइनस ए अपॉन डी एक्स प्लस माइनस बी अपॉन डी वाई प्लस माइनस सी अपॉन डी जेड बराबर 1 हो गया। और ये ए और डी कांस्टेंट, बी और डी कांस्टेंट, सी और डी कांस्टेंट, और माइनस ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हम इसको एक नया कांस्टेंट लगा लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, ए बी और सी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन जो आया करेगी वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 1। तो यानी कि हम लोग ये भी बोलेंगे कि अगर कोई पूछता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन में कितने कांस्टेंट होते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे 3 ही कांस्टेंट होते हैं। यानी समतल के समीकरण में कितने अचर होते हैं, तो 3 अचर होते हैं, लेकिन इक्वेशन लिखी यही जाएगी। तो पहले ये बात लिख लेंगे, और सबसे खास बात सब लोग ध्यान रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होंगे उसके डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी समतल के समीकरण में दिक् अनुपात सदैव समतल पे क्या होंगे, लंबवत होंगे, यानी अभिलंब होंगे। अब लिखते हैं नेक्स्ट, इसमें पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो इसकी इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0, ये होती है। हमें हमेशा ध्यान रखना है, फिर से एक बार ध्यान रखनी है क्या बात, कि जब कभी भी एक्स वाई जेड
इनके मल्टीप्लाई में जो रहेगा, इनके गुणे में जो रहेगा, ये हमेशा डायरेक्शन रेशियो को बताएंगे, यानी दिक् अनुपात को बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें एक्स वाई जेड, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी आएगा कि नहीं आएगा, एक्स वाई जेड का गुणांक क्या आएगा, ए बी सी आएगा। तो इसलिए यहाँ भी क्या ये बता रहा है, डायरेक्शन रेशियो, यानी कि दिक् अनुपात। अब दूसरी बात और है, वो दूसरी बात क्या, कि जैसे मान लो कोई पूछे नहीं इसका प्रूफ क्या है, तो बहुत आसान सा प्रूफ है। क्या कि अभी हमने ध्यान दिया है कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। समतल का व्यापक समीकरण हमने ये पढ़ा है। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो ये समतल का समीकरण में ये कहाँ से होके जा रहा है, x1 y1 z1 से। तो x1 y1 z1 वाला पॉइंट से जब ये होके जा रहा है तो उसको ये क्या करेगा, ये इसको संतुष्ट करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो a ये इसकी इक्वेशन आ गई, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण। एक बात और बताऊंगा कि इसको शुरू करने से पहले, ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी इक्वेशन से बनते हैं। क्योंकि जैसे किसी ने बोल दिया प्लेन इस पॉइंट से जा रहा, समतल इस बिंदु से होकर जा रहा, तो हमें यही क्वेश्चन लेना है। बाकी की जो इक्वेशन है वो स्पेसिफिक फॉर्म है, अगर वो कहा जा रहा है तभी उसका इस्तेमाल करना है। अब जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर बात करें तो एक्स एक्सिस पे अगर अंतःखंड के रूप में बात करें तो एक्स अक्ष का अंतःखंड ए ले लिया हमने, वाई अक्ष का अंतःखंड बी ले लिया और जेड अक्ष का अंतःखंड सी ले लिया। तो यहाँ से जो इसकी इक्वेशन आ जाएगी तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर कितना आ जाएगा, ये एक आ जाएगा। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण। फिर उसके बाद फोर्थ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1, y1, z1 to the plane ax plus by plus cz plus d बराबर 0। बिंदु x1, y1, z1 से लंबवत दूरी बिंदु x1, y1, z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 पर लंबवत दूरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है, ये प्लेन की इक्वेशन है। ये आ गया, और अब यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मान ली क्या d है। तो इसमें कोई नया तरीका नहीं होता है, इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है लंबवत दूरी ठीक वैसे ही निकलती है जैसे 2D में लाइन पे निकालते थे। तो ये d की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या करते थे, पॉइंट पुट कर दिया था, x वाला पॉइंट x की जगह, y वाला y की जगह, और इसमें बस क्या हो जाएगा, z वाला और जुड़ जाएगा, और अपॉन में जो आ जाएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको अब जो है नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो समानांतर समतलों के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। देखो समतल समानांतर, देखो जैसे कि समतल समानांतर हैं यानी पैरेलल प्लेन है, तो इसका मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए कि नहीं भाई, क्यों, क्योंकि हमने बताया 2D में जो स्लोप है वही 3D में क्या है, डायरेक्शन रेशियो। भाई द्विविमीय ज्यामिति में जो है
जो प्रवणता है वही 3D में क्या है, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात है। तो इसका मतलब पहले वाले लाइन के डायरेक्शन प्लेन के डायरेक्शन रेशियो और दूसरे के ये आपस में क्या दिखने चाहिए, बराबर दिखने चाहिए। बस फर्क किसका होगा, D1 और D2 का। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो D मान लेते हैं, तो D1 माइनस D2 मॉड में और अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो इसको नोट करेंगे, फिर अगली इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0। मतलब दो समतल हैं P1 बराबर 0 और P2 बराबर 0, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो अगर मान लो पहला प्लेन जैसे ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d बराबर 0, d1 बराबर 0, और दूसरा प्लेन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, p1 प्लस लैम्डा p2 बराबर 0, और लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू स्केलर, ये रियल नंबर बोला जाए एक ही बात है। और ये क्वेश्चन में कंडीशन से लगाने पे निकल जाएगा, उससे वैल्यू आ जाएगी इसके। फिर नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि अगर कोई पॉइंट दे दिया गया है और ये प्लेन की इक्वेशन है तो इमेज कैसे निकलेगी। तो इसकी इमेज का फार्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस x1, ये ठीक 2D के जैसा ही है, अल्फा माइनस x1 अपॉन में क्या था, x का कोफिशिएंट इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन 10 गामा माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू -2, और फिर जो पॉइंट था इसमें पुट कर दिया जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इसका 2D में क्या था कि इसमें z नहीं था खाली, बस ऐसे होता था। और फिर पहला वाला चौथे के इक्वल, जिससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरा वाला चौथा के इक्वल बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तीसरा चौथा के इक्वल कर देंगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गई बात। और अब फिर इसको नोट करेंगे, इसके बाद इसका अगला पॉइंट। तो अब इसी में ही अगर यहाँ पे ये m किसी ने पूछ लिया, m क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी लंब के पास किसी ने पूछ लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2/2 z2। तो वहाँ पे क्या करा था हम लोगों ने, इस 2 को हटाया था खाली, तो ऐसे इसमें भी इसमें 2 को हटा दिया जाएगा और क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b, z2 माइनस z1 अपॉन c बराबर माइनस ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कर देंगे। तो ये नोट कर लेंगे पूरा। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, ये आर्टिकल करेंगे तब फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे कि एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन ये है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये है। तो अब यहाँ पे एंगल बनता कहाँ है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही जान रखा है कि एंगल बिटवीन 2 लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन रेशियो। सेम ऐसे ही एंगल बिटवीन 2 प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन रेशियो। मतलब 2 रेखाओं के बीच का कोण उनके दिक् अनुपात के बीच के कोण के बराबर होता है। ऐसे ही समतल में 2 समतलों के बीच का कोण भी बराबर होगा उनके दिक् अनुपात के बीच का कोण। और हमने ये पढ़ा है कि समतल का अविलंब, समतल का दिक् अनुपात जो होगा उसके ऊपर अविलंब होता है, यानी कि प्लेन का डायरेक्शन रेशियो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये मान लो ये प्लेन है पहला, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे, ऐसे दिखेगा। ये दूसरा प्लेन है, इसका डायरेक्शन रेशियो ये ऐसे दिखा। अब इसके बीच में एंगल जो बन रहा है ये ऐसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा है। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, देखो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री और ये एंगल भी क्या हो गया 90। तो जब ये थीटा है तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए जब फार्मूला लिखा जाता है तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान करेंगे क्या कि अब डायरेक्शन रेशियो के बीच के एंगल, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, इसका डायरेक्शन रेशियो जो है ये मान लो एक ए वेक्टर ये हो गया,
तो ये क्या हो जाएगा A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप, ये हो गया। ऐसे ही इसका दूसरे प्लेन का डायरेक्शन रेशियो बी वेक्टर मान लिया, तो ये A2 I कैप, B2 J कैप और C2 K कैप, ये हो गया। और cos थीटा, अब यहां से दो एंगल निकाल सकते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा A डॉट बी अपॉन मॉड A मॉड बी। हम लोग यहाँ पे जैसे अभी मैंने बोला था कि 180 डिग्री माइनस थीटा बोल रहे हैं, है ना, लेकिन हमने यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं जो निकाल रहा हूँ वो कैसा एंगल निकाल रहा हूँ, एक्यूट एंगल निकाल रहा हूँ, यानी न्यून कोण निकाल रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर भी क्या लगा रहेगा, मॉड। और अब यहाँ से वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ पर जो थीटा निकलेगा वो एक्यूट एंगल निकलेगा, यानी कि न्यून कोण निकलेगा। और पाई माइनस थीटा कर देंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल निकलेगा। ये ठीक। और फिर यहाँ पे केस बन जाएंगे क्या, कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है, बोथ आर परपेंडिकुलर, यानी लंबवत है, तो लंबवत होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा, 0। और केस सेकेंड, बोथ आर पैरेलल, यानी कि समानांतर हैं, तो थीटा की वैल्यू 0। और इसमें ठीक वैसे हो जाएगा क्या, कि अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो देखो इधर इनके डायरेक्शन रेशियो भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल, यानी कि दिक् अनुपात भी समानांतर हो जाएंगे। और जब दिक् अनुपात समानांतर हो जाएंगे तो हमने क्या निकाला था, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन बराबर C1 अपॉन C2। क्यों? क्योंकि A वेक्टर और B वेक्टर कैसा हो गया, पैरेलल, तो A वेक्टर बराबर लैम्डा B वेक्टर बन जाएगा कि नहीं, याद आ गया, लाइन में जैसे निकाला था, ये ठीक वही बात आ जाएगी। तो जब समानांतर होंगे तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो इसको अब ये नोट कर लेंगे। फिर करते हैं, क्या याद रखना है, जब कभी भी डायरेक्शन रेशियो के बीच में एंगल 90 डिग्री यानी दिक् अनुपात के बीच में कोण 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर एक पे A1 B1 C1 है और दूसरे पे A2 B2 C2 है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा, 0। दूसरा कि अगर डायरेक्शन रेशियो पैरेलल है यानी दिक् अनुपात समानांतर हैं, तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, ये होगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि प्लेन इस पॉइंट से होके जा रहा है और इस प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत है। तो जैसे ये बात आएगी मेरे दिमाग में कि समतल इस बिंदु से होके जा रहा है, तो यदि किसी भी पॉइंट से अगर जा रहा है तो तुरंत हमारे दिमाग में इक्वेशन कौन सी आएगी, A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 बराबर 0। पॉइंट से जाने वाला कोई भी क्वेश्चन हो गया, बिंदु से जाने वाला, तो यही इक्वेशन लेनी है सबको। तो तुरंत यहाँ से इक्वेशन क्या रहेगी, A, और ये पॉइंट किसका काम करेगा, x1 y1 और z1। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन आ गई x माइनस 1 B y प्लस 2 प्लस C z माइनस 1 बराबर 0। और अब फिर तुरंत ये बात आएगी क्या,
ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, यानी कि ये जो अभिलंब, ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड इस पे परपेंडिकुलर है। यानी क्या बात हो गई, दो समतल परस्पर कैसे हो गए, लंबवत, यानी कि दो प्लेन परपेंडिकुलर है। और दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 b1 c1, ये समझा, बोर्ड पे देखेंगे, और ये a2 b2 और c2। तो यहां से a 2a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन कहां से आगे बात सबको समझ में आ गई। और यही प्लेन इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों समतल, ये दोनों भी लंबवत हैं, तो तुरंत क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या, 0। तो यहां से भी इक्वेशन बन जाएगी क्या, a माइनस b प्लस 2c बराबर 0। और हमने क्या बताया 3D में, ए बी सी में हमेशा कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2। तो जैसे देखा ये 2 इक्वेशन बनी है, तो तुरंत यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या, a अपॉन माइनस बी अपॉन और ये c के अपॉन में आ जाएगा। और अब ये क्या, -4 प्लस 1 माइनस बी, तो 4, और यहाँ से इक्वेशन a अपॉन -3 b अपॉन -3 और ये c अपॉन 0 हो जाएगा। और हमने क्या बात बोली है कि ए बी सी के अपॉन में 0 गए तो घबराने वाली बात ये, उसकी क्या बताता है, वैल्यू। अच्छा ये माइनस इन ये सब बराबर ही है, तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि a के अपॉन में 1 है और b के अपॉन में भी 1 और c तो क्या है, 0। और ये इक्वेशन वैल्यू सारी कहाँ पे रहेंगी, इक्वेशन a में। तो फ्रॉम a, तो यहाँ पर और इसको अब सॉल्व कर देंगे तो ये x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको नोट कर लेंगे। तो अब इसका सेकंड मेथड कि मतलब अगर ये मान लो क्वेश्चन मुझे वेक्टर से सॉल्व करना होता तो कैसे करता है। देखो कभी भी वेक्टर में अगर हमें वेक्टर से प्लेन की इक्वेशन निकाली, ध्यान देंगे क्या सोचना होगा सबको, हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी, दैट मीन्स क्या हुआ, हमें इस प्लेन का क्या निकालना है, लोकस। ठीक, तो इसका लोकस निकालने के लिए हमें इसके ऊपर एक पॉइंट क्या लेना पड़ेगा, P, क्योंकि जिस पॉइंट का लोकस निकालते उसको एक्स वाई लेते थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ये एक P पॉइंट हो गया, एक्स वाई जेड। ठीक, अब ध्यान देना ये प्लेन इस पॉइंट से जा रहा है, 1 -2 1, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इसी के ऊपर है। अब दूसरी चीज क्या रह गई तुम्हारे पास, तो दूसरी चीज ये रह गई है कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और वो डायरेक्शन रेशियो प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ध्यान से सोचेंगे सब लोग। तो अब हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, वो कैसे निकलेगा, तो हमें बताया गया कि ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस पे भी परपेंडिकुलर है। अब अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से सोचो, ये प्लेन है, तो प्लेन, ये प्लेन है मान लो इसका, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। और जब ये तुम सोचोगे तो ध्यान से सोचो, ये डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के पैरेलल जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसे भाई, मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और ये वाला प्लेन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ये ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा ध्यान से सोचो, इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो हुआ ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के कैसा हो गया, पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। आगे बात समझ में, इसकी इक्वेशन निकालनी है और ये वाला प्लेन जो है इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, लंब है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसके क्या हो गया, पैरेलल। तो इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन रेशियो को मैंने वेक्टर बना दिया, ये मान लो n1 वेक्टर है, तो ये कितना आ जाएगा, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा कि नहीं। ठीक उसी तरीके से यही वाला प्लेन इसके ऊपर भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो फिर से डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को। तो इसका वेक्टर हम लोग मान लेते हैं n2, तो ये क्या आ गया, i कैप माइनस j कैप और ये 2k कैप। अब ये दो वेक्टर हैं कैसे, इस प्लेन के पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर ये दिख रहा है, एक वेक्टर ये दिख रहा है। अब अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर दूं, इन दोनों का क्या किया,
तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और जब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब वो AP के ऊपर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन कैसे जाएगी? AP वेक्टर डॉट N1 क्रॉस N2 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम में? और अब तुम जरा देखो N1 क्रॉस N2 हम निकाल सकते हैं, तो N1 क्रॉस N2 की वैल्यू ये आ गया। और AP कैसे निकल जाएगा भाई? AP का मतलब ये एक वेक्टर बनेगा, तो यहां से जो वेक्टर आ जाएगा क्या आ जाएगा? अरे भाई 2 पॉइंट पता है तो AP का डायरेक्शन ऐसे ही हो गया कि नहीं हो गया? तो ये x माइनस 1 आई कैप, ये सबको समझ में आएगी ये लाइन? और ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब i का i के साथ होगा, j का j के साथ डॉट होगा कि नहीं होगा? केवल बोलो, कोई प्रॉब्लम? ये -3 हटा दो, तो ये x माइनस 1 प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो ये x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। देखो ये इक्वेशन निकाली थी कि नहीं निकाली थी? कोई प्रॉब्लम इसमें? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसको नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सबसे पहले पास होने की अगर बात कर दिए तो प्लेन की इक्वेशन ये लिखी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये प्लेन कहाँ से 1 1 1 से जा रहा है, तो ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब हमारा एम क्या है? ABC में 2 इक्वेशन बनाना। तो पहली इक्वेशन कैसे मिलेगी? ध्यान देंगे, यही प्लेन जो है इस पॉइंट से भी जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। भाई ये वाला प्लेन इस बिंदु से भी होकर जा रहा है तो इसको संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड की जगह क्या रख देना? वैल्यू। तो यहां रख देते हैं, ये रख दिया। तो फाइनली इसको अगर बोला जाए तो ए तो हट गया, तो ए हटा देते हैं, इसका 0 कोफिशिएंट बना रहेगा, प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। और वो इसी के साथ, ये जो प्लेन है इसी के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि a1 b1 c1, और इससे क्या आ जाएगा? a2 b2 c2। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, कितना आ जाएगा? 1 a/2। तो फाइनली ये क्या बन गया? a/1 b/1 और c/ क्या? -1। तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको इक्वेशन ए में रख दिया जाएगा, फ्रॉम ए। तो ये x प्लस वाई माइनस जेड -1 बराबर 0, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, नोट कर लेंगे। तो देखो वेक्टर में अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना होता वेक्टर से, तो कैसे करते हैं हम लोग कि भाई ये 2 पॉइंट से तो जा ही रहा है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कभी भी वेक्टर से इक्वेशन निकालनी है हमें, तो क्या याद रखना है? इस प्लेन के ऊपर मुझे AP वेक्टर कैसे भी बन जाए, क्या बन जाए? AP वेक्टर। अब जैसे यहाँ 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों में से कोई भी एक
ए का काम करेगा, पी हमेशा ध्यान रखना एक्स वाई जेड होगा। एपी निकलने के बाद फिर क्या करना है, इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होगा, वो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ये वाला समतल इस समतल के ऊपर लंब है। और हमने भी बताया था कि अगर दो समतल अगर लंब हैं तो देखो ये वाला समतल ये हमें चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समतल का दिक् अनुपात या अभीष्ट समतल के ऊपर क्या कैसा हुआ, समानांतर हो गया कि नहीं हो गया, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल जा रहा है ना, क्या डायरेक्शन रेशियो। तो यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, कहीं भी बना देते हैं, ये 2 - 1 1। अब क्या करूंगा मैं कि मुझे एक वेक्टर चाहिए होगा इसके ऊपर, क्योंकि AP तो ऐसा बन गया हमारे पास AP, तो AP वेक्टर तो मैं बता सकता हूं कि मेरे पास क्या आ गया है, x - 1 i कैप, y - 1 j कैप, z - 1 k कैप। अब दूसरा वेक्टर चाहिए तो कैसे निकलेगा, तो मैं क्या कर रहा कि A और B इसको मिला देता हूं तो एक वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको जब मैंने मिलाया तो क्या वेक्टर मेरे पास, AB वेक्टर क्या आएगा, तो AB वेक्टर जो आ गया पूरा क्या आ जाएगा, यहां पर ये आ गया AB वेक्टर। अब AB वेक्टर जब मुझे मिल गया और ये वेक्टर की इक्वेशन मुझे पता ही है, तो इसकी इक्वेशन हम लोग क्या लिख देते हैं, n वेक्टर टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इन दोनों वेक्टर का जब मैं क्रॉस लूंगा तो वो इसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो AP के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक मान लेते हैं n1 वेक्टर आ जाएगा, n1 वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, ये वेक्टर होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, AB क्रॉस n वेक्टर। तो यहां से n1 वेक्टर कितना आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 i कैप और प्लस माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये n1 वेक्टर बराबर -4 i कैप -4 j कैप प्लस 4 k कैप, ये n1 वेक्टर मिल गया। अब क्या करना है, AP डॉट n1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो यहाँ से AP वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर क्या, 0। और जैसे इसको 0 करेंगे तो I का I के साथ होगा, J का J के साथ और K का K के साथ आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4 और यहाँ से क्या आ जाएगा, +4 z - 1 बराबर 0। तो ये -4 कॉमन करके हटा देते हैं, और इसको जैसे हटाओगे तो क्या बचेगा, x - 1 प्लस y - 1 और -1 z - 1 बराबर 0, यही तो बचेगा। अब ध्यान से देखो, यही तो इक्वेशन बन गई, तो इसका मतलब इससे इक्वेशन वही आ जाएगा, ये नोट कर लेंगे। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, प्लेन जो है यानी समतल किसी एक्सिस के पैरेलल है, यानी समतल किसी अक्ष के समानांतर है, तो क्या चीज़ सोचनी है हम लोग को, वो ध्यान करेंगे। देखो इधर सबसे पहले जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक, और इसके ऊपर ये प्लेन की इक्वेशन, प्लेन ऐसे तो दिखेगा, ठीक। अब मैं थोड़ी देर के सबसे ही कह दे रहा हूँ, ये मैं अब देखो अगर प्लेन अगर देखोगे तो कैसे दिखेगा, इधर ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये x है, ये y है, ये z है, तो ये ऊपर से अगर तीनों पॉइंट मिला दे तो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, त्रिभुज जैसा दिख रहा है कि नहीं, क्लियर। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे हिंट तुम्हें दिया है, ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिख रही है कि नहीं, अंताखंड के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब जब ये अंताखंड यानी इंटरसेप्ट फॉर्म में दिख रही है, तो ये इक्वेशन कैसे किस तरीके की हुई, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जरा ध्यान से देखो, मैं पहला ये क्वेश्चन कर देता हूँ, ये जो प्लेन है, ध्यान देना, ये जो प्लेन है y एक्सिस के पैरेलल है, यानी y अक्ष के समानांतर है,
तो देखो मैंने क्या किया, इसको वाई एक्स के समानांतर कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ये देखो पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, क्या दिखा तुम्हें, तो तुम्हें ये दिखेगा कि अभी तक जो था जब ये ऐसे था तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इंटरसेप्ट लेंथ यानी अंतखंड की लंबाई b थी, लेकिन जैसे मैं इसको पैरेलल कर देता हूँ तो ये कहाँ पहुँच जा रहा है, इन्फिनिटी पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो इसका मतलब कि यानी कि अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर होता है तो ये b की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है कि नहीं जा रही है, और जब b की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है तो इसका मतलब कि यहाँ इक्वेशन कैसी बन रही है, x अपॉन a z अपॉन c बराबर 1 बन रहा है कि नहीं। लेकिन इसको कोई ऐसे नहीं लिखता 1 अपॉन a 1 अपॉन c, ये तो कांस्टेंट है ना, सीधे ax प्लस सी जेड बराबर 1 हो गए। और इसी बात को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं क्या, y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के समानांतर है, लेकिन ध्यान से सोचा जाए तो ये नीचे x और z मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो x z आपस में मिल रहे हैं, तो जब दो एक्सिस मिलेंगे तो इनसे यहाँ नीचे समतल प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कोई y एक्सिस के पैरेलल बोल दे या फिर x z प्लेन पे परपेंडिकुलर बोले, दोनों का मतलब क्या है सेम, यानी x और z समतल पर लंब है, एक ही मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कोई भाषा लिखे या एक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसे ही तुमको अगर यहां पे कोई कह दे क्या, अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये x है, तो अब तुम्हारा यहां पे क्या होगा, अगर मैं x को पैरेलल कर दूं तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यानी कि x के अपॉन में ये जो कोफिशिएंट ये कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो यहां पर पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस यानी a कहां पहुंचा, इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पे, तो ये अपॉन में कांस्टेंट नहीं लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे सीधे ही क्या आ जाएगी by और cz बराबर क्या हो गया 1, कोई प्रॉब्लम इसमें। और इसी चीज को अगर लिखा जाए तो हम और करके क्या बोल सकते हैं, जो x एक्सिस के पैरेलल होगा वो y और z के क्या होगा, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ये सबको इन्फिनिटी नहीं याद रखना है, ये इन्फिनिटी लिखा किस पे, इंटरसेप्ट फॉर्म में समझाने के लिए लिखा है। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या हुआ, b यानी y गायब हुआ है ना, तो तुम इस चीज को ऐसे नहीं सीधे समझ सकते हो, ax प्लस by प्लस सी जेड बराबर क्या, हम सी जेड प्लस डी बराबर हम लोगों ने क्या लिखा था 0, और याद करो इसी चीज को सॉल्व करके फिर हमने एक इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 1 बना दिया था कि नहीं बना दिया था, बात याद आई। और जब यह बात ये याद आई, इधर माइनस डी लेके नीचे कर लिया था कि नहीं अभी, तो यहाँ पे अगर सीधे ध्यान से देखो कि y एक्सिस के पैरेलल है तो b स्मॉल b इन्फिनिटी नहीं, इसमें तुमको ध्यान से देखना है y ही तो नहीं है, तो ये लिखे कोई, या फिर इसी बात को ऐसे लिख दिया जाए क्या, कोफिशिएंट ऑफ y क्या होना चाहिए 0, एक ही तो मतलब हुआ, कोई प्रॉब्लम। तो तुमको ये याद रखने की, ये तो मैंने ऐसे घुमा के बोल दिया, बाकी तुम ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि कैसे मैंने बनाया था, इसको सीधे मैंने बता दिया 1 अपॉन a तो लिखेगा नहीं कोई, सीधे ऐसे लिखा जाएगा, तो ये याद रखने का तरीका हो गया। अब ऐसे ही सीधे तुमको मैं बोलूं कि पैरेलल टू द z एक्सिस, तो बता सकते हो कि नहीं, क्या हो जाएगा पैरेलल टू द z एक्सिस, तो उसमें नीचे z के अपॉन में जो लिखा है वो कहा जाएगा 0, सॉरी z के अपॉन में जो लिखा है वो कहा जाएगा इन्फिनिटी, तो इसका मतलब z वाला टर्म गायब हो जाएगा खाली, और जब z वाला टर्म गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, ax प्लस by बराबर 1। बात समझ गए कि नहीं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, पैरेलल टू द x एक्सिस, और जैसे पैरेलल टू द x एक्सिस बोला गया तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, by प्लस cz बराबर क्या हो जाएगी 1, कोई प्रॉब्लम। और अब देखो वो इस पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट से जा रहा है, तो 2 पॉइंट पास करा दोगे तो अननोन भी तो 2 ही है, सीधे सॉल्व होकर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से कहाँ से पास हो रहा है 2 3 1, अब x है ही नहीं तो ये 3b प्लस z बराबर 1 इक्वेशन ये हो गई, और दूसरा 4 माइनस 5 और ये 3, तो इससे पास हो रहा है माइनस 5b प्लस 3c बराबर 1, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को सॉल्व करके b और c की वैल्यू निकाल देते हैं, निकाल लो, ये भी कॉपी में नोट कर लेंगे। बात क्लियर हो गई। कॉपी में एक तीसरा और बनाएंगे क्या, पैरेलल टू द z एक्सिस, इसको नोट कर लेंगे।
तो अगला क्वेश्चन ये है कि इन समतलों के बीच की दूरी निकालनी। अच्छा, अब ये दोनों जो समतल है कैसे हैं, समानांतर हैं, पैरेलल हैं। तो क्वेश्चन के लिए हमने फार्मूला तो पढ़ा था, मॉड d1 माइनस d2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन लिखा है इस बात के लिए, ये जरूर सब लोग को ध्यान रखना है कि दोनों में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी एक्स वाई जेड का गुणांक बराबर होना चाहिए। अब जैसे ये इक्वेशन लिखी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो जब इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा, ये बराबर 0, ये आ गया। और अब यहां पर एक d1 बन जाएगा और एक d2 बन जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि d1 और d2 लेते समय उनके साइन ध्यान रखने हैं, ठीक है, चिन्हों के साथ दोगे। ये आ जाएगा और d1 d2 की जगह वैल्यू रख दी जाएगी। और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 4 20 21, ये 3 आ जाएगा। तो फाइनली 7/2 इसका आंसर आ जाएगा। लिख लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या निकालना है, ये इमेज निकालनी है इस पॉइंट की। तो हम लोग के पास सीधा तरीका हम लोग के पास है, ये पॉइंट दे दिया गया है और ये प्लेन की इक्वेशन है, यानी समतल का समीकरण है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या थी, अल्फा माइनस 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक, बीटा माइनस 3 अपॉन वाई का गुणांक, गामा माइनस 4 अपॉन जेड का गुणांक बराबर -2। ये पॉइंट पुट कर देंगे, 2 एक्स की जगह 1, वाई की जगह 3, जेड की जगह 4 और अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर y के और फिर z के, ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा -1/2 बीटा -3 दिस गामा -4 अपॉन 1 -2 इंटू 6, ये कितना जाएगा 4 5 6, ये 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब पहला वाला फोर्थ के इक्वल, सेकेंड थर्ड ऐसे कर दिया जाएगा। ये बराबर -2, ये आ गया, तो ये -3 5 और ये 2, तो ये इसका इमेज आ गया। तो ये थी इमेज, इसको नोट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में ये एक P पॉइंट दे दिया गया है और इसे समतल के बीच की दूरी दे दी गई है। तो हमें निकालना लंब के पाद, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। यानी क्या निकालना है, ये M का कोऑर्डिनेट निकालना है, M के निर्देशांक को। कैसे निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। हमारे पास सीधे तरीका है, लेकिन पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू। तो इस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग करेंगे ये कि इस P से इसके ऊपर डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। वो किसके बराबर करेंगे, 5 के। तो कर लेते पहले। तो यहां से क्या आ जाएगा, अपॉन x के गुणांक का वर्ग, y के और z के। तो यहां से कितना आ जाएगा 4 6, तो ये -5 माइनस अल्फा और नीचे से ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इधर गया 15। तो ये मॉड ये आ गया। और उसके बाद जब मॉड हटेगा तो दूसरी साइड प्लस माइनस। तो यहाँ से हमें चूंकि अल्फा की वैल्यू कैसी लेनी, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग प्लस वाले से देख लेंगे। तो कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी।
तो यहाँ से अब हमारे पास इक्वेशन जो प्लेन की होगी वो क्या हो गई, x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 10 बराबर 0 हो गई। अब अगर ये पॉइंट मान लिया जाए क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना रहेगा, अल्फा माइनस 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, बीटा प्लस 2 अपॉन वाई का, गामा माइनस 1 अपॉन दिस। अब इसमें 2 होता नहीं, सीधे पॉइंट इसमें रख दिया जाएगा, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 1 और अपॉन में ये आ गया। ये कितना आ गया 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -12 और 4 16 15, तो ये कितना आ गया, ऊपर 15 आ गया और नीचे कितना आ जाएगा 9। और उसके बाद फिर पहला आदेश इससे इसे इक्वेट कर दिया जाएगा। तो ये माइनस ये सब कुछ, हाँ ये प्लस आ जाएगा फाइनल। तो ये अल्फा माइनस 1 बराबर 5/3 आ जाएगा और बीटा प्लस 2 गामा माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिख देंगे। जैसे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिख दोगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। वैल्यू लिख जाएगी ना इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए बी सी पे कट कर रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बनाना है। मतलब ये जो समतल है ये निर्देशांक अक्ष को ए बी सी पे काट रहा है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके की बात चल रही है। यहाँ पे ये ए पे काटा, ये बी पे काटा और ये सी पे काटा है, तो ये x के अपॉन में कितना है 2 है, तो कैसे हो जाएगा ये 2 0 0। ऐसे y के अपॉन में कितना है 3 है, c 0 0 4 हो जाएगा। ठीक, अब ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, वही वेक्टर फॉर्म से। एक पॉइंट को फिक्स कर लिया, मान लो c को फिक्स किया तो सी ए क्रॉस सी बी, आगे 1/2 सी ए क्रॉस सी बी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सी ए। एक पॉइंट को फिक्स करना, कौन सा फिक्स कर लो, कोई भी फिक्स कर लो। तुम ए फिक्स कर लेते तो ए बी क्रॉस ए सी बन जाता, तो सी ए वैक्टर, तो यहाँ से सी ए वैक्टर कितना आ जाएगा, ये 2i कैप माइनस जे में केवल k आला है, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब फिर उसके बाद सी बी वैक्टर, तो इसका वैक्टर तो सिर्फ क्या है 3j वैक्टर है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3j वैक्टर और c का -4k वैक्टर। और फिर यहाँ से जो वैल्यू निकाली जाएगी सी ए क्रॉस सी बी, ये आई कैप जे कैप के कैप, तो ये आई कैप ये आ गया। अब यहाँ से मॉड सी ए क्रॉस सी बी निकाल देंगे, ये आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से अब जब ये वैल्यू निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ए बी सी 1/2 मॉड सी ए क्रॉस सी बी, इसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर निकाल दो वैल्यू। तो ये √61 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई, ये इसका आंसर रहेगा। अब फिर अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या कह रहा है
ये एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पे मिलता है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये मान लो जेड हो गया, तो ये इस तरीके से मिल रहा है, ये ए, ये बी, ये सी, और हमें इसका सेंट्रॉइड यानी गुरुत्व केंद्र ये जी हमें दे दिया गया है, ये जी है 1 2 3। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसकी तो अगर हम ए का कोऑर्डिनेट मानेंगे, ए 0 0 हो जाएगा, ये 0 बी 0 हो जाएगा, 0 0 सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी बराबर 1। अब अगर देखिए तो यहाँ से क्या होगा, पहला सेंट्रॉइड है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 यानी a प्लस 0 प्लस 0 बाई 3 बराबर 1। तो a का वैल्यू 3, फिर 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3 बराबर 1, तो b का वैल्यू भी 3 आ जाएगा, सॉरी 2 दिया गया है, ये 6 आ जाएगा, और 0 प्लस c बाई 3 इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई ये x अपॉन 3, y बाई 6 और z बाई 9 बराबर 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझिए, इसको नोट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है। हमेशा एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि जैसे देखो दो लाइनें जब कट करती हैं तो पॉइंट मिलता है, लेकिन जब दो प्लेन कट करेंगे, देखो एक प्लेन ये एक प्लेन ये है, तो जब काट रहे हैं तो क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है, ठीक है ना। तो इसको हम इस लाइन को हम लोग ये भी बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, यानी कि समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है। लाइन काटेंगे तो पॉइंट और प्लेन काटेंगे तो लाइन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो दो प्लेन ये हम लोग को दे दिए गए हैं, एक ये एक ये, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां पे क्या आ जाएगी, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड जीरो, और अब यहाँ x वाला टर्म एक साथ कर लिया जाएगा, फिर y वाला एक साथ कर लेंगे, फिर z वाला एक साथ कर लेंगे, और उसने कहा पैरेलल टू द x एक्सिस, यानी x एक्सिस के समानांतर है। और याद करो अगर x एक्सिस के पैरेलल था तो उसमें x का टर्म नहीं रहता था, सिर्फ y और z ही तो रहता था, और साथ में जो भी कांस्टेंट नंबर हो, तो ये टर्म ना हो। तो उसी बात को हम लोगों ने कल कैसे सीख लिया था कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या लिखा जाएगा, 0। और जैसे इसको 0 लिखोगे तो तुरंत हम लोग दिमाग में बात आ जाएगी कि मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई है। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी और मुझे इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर देंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। बात क्लियर हो गई?